हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी डिजीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या? लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। अगर हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी कोढ़। मतलब ना सुनने में अच्छा लगता है, किसी को हो जाए तो उसके पास ना तो बैठने में अच्छा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जानबूझ के भी किसी को नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि किसी चीज़ से हो गया। बड़ा ही अजीबोगरीब तरह का बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है। अगर बात करें लेप्रोसी, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है इसका कॉजेटिव एजेंट। Causative agent means this bacteria is responsible for leprosy। किसके लिए? लेप्रोसी होने के लिए, कुष्ठ रोग होने के लिए। सबसे पहले नॉर्वे के एक साइंटिस्ट, कहाँ के? नॉर्वे के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मिस्टर हैंसन। क्या नाम था? हैंसन। तो नॉर्वे के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंसन। 1873 में 1873 में इन्होंने लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी ये जो बैक्टीरिया है लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट है, इसकी खोज की थी। सबसे पहले किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी मिस्टर हैंसन ने, जो कि नॉर्वे के साइंटिस्ट हैं। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है, राइट? इतनी चीज़ क्लियर। इसीलिए मिस्टर हैंसन ने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस डिज़ीज़ का नाम पड़ गया हैंसन्स डिजीज़। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा हैंसन्स डिजीज़। अब ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसकी कुछ खास चीज़ें हैं। खास चीज़ें क्या है? खास चीज़ें ऐसा है कि अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए, भाई जाहिर सी बात है ना, जब आपको कोई बीमारी होगी तब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे ना। लेकिन यह बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा और कई सालों तक पड़ा रहे, कई सालों तक पड़ा रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा, किसी तरह की कोई डायग्नोसिस में ये निकलेगा नहीं, और धीरे धीरे करके अपना असर दिखाता रहेगा। जब विजिबल होता है तब जाके इतना समय हो जाता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बहुत ही स्लो होता है। पहली चीज़ तो ये कि ये क्या होता है, कई सालों तक आपके शरीर में पड़ा रहेगा और इसके जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जब विजिबल होंगे तो ठीक उसी तरह से उसकी जो ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, वो उनका असर उतना ज़्यादा स्लो है, यानी मेडिकेशन थेरेपी उतनी ज़्यादा स्लो है। मैक्सिमम केसेस में मल्टी ड्रग थेरेपी चलाई जाती है, सिंगल डोज इफ़ेक्टिव नहीं होती है बहुत सारे केसेस में। ठीक। अब दूसरा देखा जाए, देखो नॉर्वे में तो ये डिस्कवर हुआ, लेकिन बर्मा, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है। कौन? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिजीज़ की दवाएं बन गई हैं, एंशिएंट टाइम पे दवाएं नहीं थी। मैंने बताया कि इसकी जो थेरेपी है वो बड़ी ही स्लो होती, यही एक वजह है कि ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसकी जो दवाएं हैं वो कई सालों तक चलती रहती हैं, कई सालों तक। और एक ख़ास चीज़ ये कि ये किसी को छूने से नहीं होता है। मीन्स जैसे कहते हैं ना, किसी को अगर जो है कुष्ठ रोग हो गया है तो छुओ मत, उसका छुआ खाओ नहीं। लेकिन अगर लगातार आप उसी पेशेंट के टच में रहते हो जिसको कुष्ठ रोग हो गया है या लेप्रोसी हो गई है, कंटिन्यूअसली काफ़ी समय तक अगर आपने समय बिताया है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाए आसानी से। ये जैसे स्किन में मान लिया हो गई, तो स्किन से निकल के वो दूसरे पेशेंट में नहीं जा पाती, मीन्स दूसरे पर्सन में जल्दी इजीली नहीं ट्रांसमिट हो पाती। हाँ, बात करते समय अगर ड्रॉपलेट्स गई, ड्रॉपलेट्स जैसे लोग बात करते हैं ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स सामने वाले के ऊपर अगर जाती हैं तो इस तरीके से
या स्किन कांटेक्ट किसी तरीके से हुआ तो लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कई सालों तक विजिबल नहीं होती। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर कि लेप्रोसी के सिम्टम। भाई पहली चीज़ तो डिसकलर पैचेस, मान लिया इस तरह का पैच लग गया, मीन्स जैसे स्किन है, यहाँ पे ऐसी स्किन है, यहाँ पे क्या होगा, पैच, कलरलेस पैच, मीन्स यहाँ की स्किन क्या डिसकलर होनी शुरू हो जाए। ये कहीं भी हो सकता है। इनके मोस्ट ऑफ द जो फेवरेट ऑर्गन की बात की जाए तो स्किन सबसे फेवरेट ऑर्गन इनका क्या है, स्किन, पेरीफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आँखों पे सबसे जल्दी इनका इन्फेक्शन असर करता है। और मेन चीज़ क्या होता है लेप्रोसी में, डिसफिगरमेंट ऑफ टिश्यूज़ का डिसफिगरमेंट, मीन्स उनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एक जैसा नहीं रहता, वो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। इसीलिए आप देखो लोगों की फिंगर्स, जैसे कोई कुष्ठ रोगी है, फिंगर्स डेवलप नहीं होती, मीन्स टिश्यूज़ को डेवलप होना है लेकिन वो डिसफिगर हो जाते हैं, उंगलियां ऐसे हो जाती हैं, नोज़ डेवलप नहीं ऐसे हो जाता है, किसी किसी की आंखें अजीब सी हो जाती हैं, शरीर में बहुत सारे पैचेस लग जाते हैं, कलरलेस मीन्स डिसफिगरमेंट होने लगता है, टिश्यूज़ का पैर नहीं डेवलप होते, पैर की उंगलियां नहीं डेवलप होती। ठीक, कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के रेस्पॉन्सिबल होता है डिसफिगरमेंट ऑफ टिश्यू। अगर टिश्यूज़ का ही डिसफिगरमेंट हो गया तो शरीर का ढांचा किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक, तो डिसकलर पैचेस हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जब नर्व पे इम्पैक्ट पड़ता है तो सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है, सेंसेशन लॉस हो जाता है। ठीक, नो सेंसिटिविटी। जब वहाँ की स्किन लगभग डेड हो जाती है, जब जाहिर सी बात डेड हो जाएगी तो स्वेटिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो घाव बनने लगेगा, वहाँ पे घाव बनने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्किन लेजन्स। क्या बोलते हैं, स्किन लेजन्स। स्किन कट जाती है जगह जगह पे, कुछ रोगियों को देखो खून निकलता रहता है, स्किन कट जाती है, अजीब से हो जाती है, मीन्स आप देखना भी नहीं पसंद करोगे, इस तरह की हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ क्या, देखो स्लो इंडेमिक डिजीज़ होती है, बहुत तेज़ी से नहीं फैलती, मीन्स किसी गांव में अगर फैली किसी एक दो को, ऐसा नहीं पूरा का पूरा गांव इन्फेक्टेड हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे करके, कहो 5-10 साल वो बैक्टीरिया आपके शरीर में पड़ा रहे और आपको खुद ना पता चले। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे मोस्टली इन्फेक्टिव होते हैं, या फिर 40 साल के ऊपर के लोग, मीन्स जहाँ पे इम्यून सिस्टम वीक होता है वहीं पे ये सबसे जल्दी असर करते हैं। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन टेक्स मैनी ईयर्स टू बिकम विजिबल। ये जो है इसका जो बैक्टीरिया है या लेप्रोसी डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है ये विजिबल होने में कई साल लगा देता है, मैनी ईयर्स, एंड ट्रीटमेंट फाउंड टू बी इक्वली स्लो। मीन्स एक तरफ वो सालों बाद विजिबल हो रहा है, उसका जब विजिबल होगा तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो उतना ही ज़्यादा स्लो होता है, यही प्रॉब्लम मेन है। इट अफेक्ट्स मेनली कहाँ पे, स्किन में, नर्वस सिस्टम में। अब नर्वस सिस्टम में ही अगर हो गया प्रॉब्लम तो फिर जाहिर सी बात है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कॉजेज ग्रॉस ऑफ डिसफिगरमेंट ऑफ टिश्यूज़। ग्रॉस ऑफ मीन्स बड़े अमाउंट में टिश्यूज़ का डिसफिगरमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसी के कान नहीं बने, नाक नहीं बनी, किसी का चेहरा आधा रह गया। ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन पार्ट आता है। क्या आता है, क्लासिफिकेशन। इसकी जब डिजीज ड्रग्स दी जाती हैं तो क्या, चूँकि लंबे समय तक चलती हैं, कई सालों तक इनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, इसीलिए पेशेंट कई बार क्या ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाता है और ड्रग का उस पर असर कम हो जाता है। जब कम हो जाता है इसीलिए मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, राइट। तो क्लासिफिकेशन की बात करें 2 कैटेगरी में, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया गया है तो 2 पार्ट में हमारी केमिस्ट्री में। पहला है सल्फोन ग्रुप, जिसमें सल्फोन ग्रुप हो, दूसरा है नॉन सल्फोन ग्रुप, जिसमें सल्फोन ग्रुप नहीं है। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सल्फोन ग्रुप की अगर ड्रग्स की बात करें दैट इज़ डैप्सोन एंड सोलैप्सोन। देखो एंटीलेप्रोटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको टिक मार्क जरूर कर लेना, राइट।
डेप्सोन एंड सोलेप्सोन। नॉन सल्फोन कैटेगरी में ड्रग आती है कौन सी? क्लोफाजिमीन एंड थियमब्यूटोसिन, क्लोफाजिमीन एंड थियमब्यूटोसिन। ठीक, तो ये 4 ड्रग्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से जब देखा होगा सिलेबस तो डेप्सोन के ऊपर एस्ट्रिक मार्क है। इट मीन्स इसका हमें केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है सभी चीज़ों के साथ साथ, राइट। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश होता है, अब हम पहली ड्रग पे आते हैं। ठीक, पहली ड्रग हमारी है डेप्सोन। डेप्सोन में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये है केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि अगर देखा जाए तो ये क्या है? एनिलीन ग्रुप है ना। अब ये एनिलीन ग्रुप है, तो 2 एनिलीन, देखो याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, 2 एनिलीन ग्रुप बना लो, 2 एनिलीन ग्रुप बना लो, बन गए, 2 एनिलीन ग्रुप बन गए, और दोनों को SO2 यानी सल्फोन ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दो। 2 एनिलीन ग्रुप को SO2 के साथ ज्वाइंट कर दो, आपका डेप्सोन का केमिकल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, अब हम अगर IUPAC की बात करें तो पहली चीज़ देखो, एक अमीन ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप, दूसरा फिनाइल ग्रुप, यानी डाई अमीनो, 2 अमीन है तो डाई अमीनो, 2 फिनाइल है डाई फिनाइल, बचा क्या बीच में? सल्फोन, यानी डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन। एक तो ये हो गया जिसको हम बोलते हैं DDS। क्या बोलते हैं? DDS भी बोलते हैं डेप्सोन को। DDS के नाम से भी एक साल के पेपर में DDS के नाम से भी शॉर्ट नोट आया है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, सिंपल सा डेप्सोन के बारे में एक्सप्लेन करना था, राइट। दूसरा क्या है? देखो अमीनो फिनाइल, अगर इतने की बात की जाए, चाहे वो लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों में कहीं बस आपको केमिकल नेम देना है। इसकी बात करें तो क्या है? 4 अमीनो फिनाइल, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा है, सेम वहाँ पे भी, तो 4 अमीनो फिनाइल ग्रुप ये है, और ऐसा ही एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, 4 अमीनो फिनाइल ग्रुप, 4 अमीनो फिनाइल, 4 अमीनो फिनाइल, यानी बिस या डाई जैसे बोलते हैं ना, तो बिस ब्रैकेट के अंदर में, इसका मतलब ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो 4 अमीनो फिनाइल, बचा क्या बीच में? सल्फोन ग्रुप, राइट, या डाई एनिलीन सल्फोन, कुछ भी लिख दो, केमिकल नेम है। ठीक, केमिकल नेम क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर, आप 2 एनिलीन ग्रुप को बीच में आप SO2 से ज्वाइंट कर दो, आपका डेप्सोन का स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, केमिकल नेम की बात हो गई। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होगा या क्रीमी वाइट कलर, या तो वाइट या क्रीमी वाइट कलर का होगा। स्टेट की बात करें, अगर स्टेट का तो दैट इज़ क्रिस्टलाइन पाउडर। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इज़ बिटर इन टेस्ट। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होता है, मीन्स किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता है। और अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन वेरी सॉल्युबल होता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या मिनरल एसिड्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या मिनरल एसिड, अगर मिनरल एसिड की बात की जाए तो जैसे आपका H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना, HCl हो गया, स्प्रिट सॉल्ट ऑफ स्प्रिट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, तो इस तरह से ये सॉल्युबल होता है। स्टोरेज की बात अगर करें तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज़ रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। एक और ख़ास चीज़ ये कि ये जो ये जो लेप्रोसी है भाई, है तो आफ्टर ऑल क्या? बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो भी कैसा होता है? सल्फोनामाइड के जैसा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक, तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पे क्या रहता था? डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में क्या पाबा बनता था? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और यहाँ पे क्या रहता था? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्या रहता था? यहाँ सिंथेटेज, यहाँ रिडक्टेज। अब देखो यहाँ पे क्या लगाते थे हम? सल्फोनामाइड। क्या लगाते थे? सल्फोनामाइड। और बेसिकली अगर स्पेशलाइज किया जाए तो सल्फा मेथॉक्साजोल,
सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक। यानी सल्फा मेथोक्साजोल यहाँ पे लगाते थे, जिससे पाबा जो है DHA यानी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बना पाता था, राइट। अब यहीं पे सल्फोनामाइड की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं डेप्सोन। क्या यूज़ कर सकते हैं? डेप्सोन। जो काम सल्फा मेथोक्साजोल कर रहा था, पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनाने दे रहा, तो वही काम करता है डेप्सोन। यानी ये डेप्सोन भी पाबा का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्यों है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? क्योंकि स्ट्रक्चरली इट इज़ अ वेरी मच सिमिलर टू पाबा। भाई दिस इज पाबा क्या था? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और डेप्सोन क्या है? ये डेप्सोन है। तो काफ़ी कुछ इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। इसीलिए ये क्या करता है? डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देता है पाबा से, राइट। जब ये नहीं बनने पाएगा तो आगे क्या? प्यूरिन पिरिमिडीन बेस नहीं बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल का भी काम करता है, राइट। तो ये बात हो गई स्टोरेज की। हाँ, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में, क्योंकि ये लाइट रेजिस्टेंट लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है आपका डेप्सोन, ठीक। यूज़ की बात करें तो इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेप्रोसी। बहुत वाइड रेंज का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। बहुत सारी बैक्टीरियाज हैं जिनको किल करने में, जिनको इनहिबिट करने में, जिनकी कॉलोनी को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, ठीक। कई तरह की आपकी लेप्रोसी होती हैं, जैसे कि लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलॉइड, स्पेशली जो लेप्रोसी है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। कौन सी? लेप्रोमेटस और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। कई सारी लेप्रोमेटस, ट्यूबरकुलॉइड, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, ठीक। तो इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, जितना हमारी ज़रूरत है उतना हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। दूसरा क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता और नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक। ऑफिशियल्स की बात करें तो डेप्सोन एज पर BP एंड IP, डेप्सोन टैबलेट एज पर BP, IP एंड USP। मीन्स इसका मोनोग्राफ BP में भी मिलेगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक। ब्रांड नेम की बात करें DDS, ये इस बार आपके MCQ में आया था, ठीक। DDS और एवलोसल्फोन और यूडोलैक, ये इसके ब्रांड नेम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये एक पार्ट था, पहला पार्ट था कौन सा? किसका? पार्ट 1 था एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स का, ठीक। पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे कल, ओके।